आपने कभी ना कभी सबरीमाला विवाद के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि महिलाओं के प्रवेश से संबंधित एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे चुका था कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी खींचतान का एक माहौल रहा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की गई। उसके बाद यह मामला 9 जजों की बेंच तक जाने की बात सामने आई, लेकिन लंबे समय तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब खबर आई है कि अब सुनवाई होगी। तो आखिर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का यह मुद्दा क्या है, और क्या सिर्फ इतना ही मुद्दा है कि महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए, या फिर संविधान की तरफ से भी एक सवाल उठते हैं कि आस्था बनाम अधिकार, क्या आस्था के नाम पर कुछ जो पैमाने तय किए गए हैं, कुछ प्रतिबंध तय किए गए हैं, उन्हें माना जाए, या संविधान जो अधिकार देता है, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसे माना जाए। इसी मुद्दे को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर प्रोग्राम। चलिए पूरे मुद्दे को समझते हैं, सबरीमाला विवाद को, इसकी पृष्ठभूमि, इसका हालिया मामला क्या है और आस्था वर्सेस अधिकार का पूरा मुद्दा क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को देना चाहते हैं धार, और घर बैठे कहीं से भी कभी भी, और वह भी आपकी बजट में, तो उसके लिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि ये लाइव ऑनलाइन कोर्स है। आप अपने डिवाइस में दृष्टि लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके कहीं से भी कभी भी क्लास कर सकते हैं। आपका पूरा यूपीएससी का जीएस का सिलेबस प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का ही 14 महीनों में कवर कर दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि आप सारी क्लासेस को 18 महीने तक जितनी बार चाहे उतनी बार देखें, और इसके साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्रिंटेड बुकलेट्स मिलेंगी, वो भी कलर्ड आपके घर पहुंचाई जाएंगी, और जो टेस्ट होंगे वो भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के होंगे, और इसके साथ ही एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा। और ये सब कुछ आपको मिलेगा 34,999 रुपए में। खास बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाएं और बाय नाउ में जाके कूपन कोड अप्लाई कैपिटल में कर दीजिएगा, केवल KEVAL, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ ही बात यह है कि मान लीजिए कभी आप जीएस के फाउंडेशन ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन लेते हैं, दृष्टि आईएएस के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में क्लास में एडमिशन लेते हैं फाउंडेशन कोर्स में, तो वहां जितनी भी आपकी फीस रहेगी, एडमिशन लेने के दौरान जितनी फीस आप अभी पे करेंगे इस कोर्स के लिए, उतनी वहां पे बाद में माइनस हो जाएगी। तो फ्यूचर में कभी आप अगर ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो ये माइनस होगी, यानी कि ये कोर्स आपके लिए फिर एक तरह से फ्री हो जाएगा। तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं, और अतिरिक्त जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, और 7 अप्रैल 2026, यानी कि जो आज की डेट में यह देख रहे हैं 7 अप्रैल को, कि 9 जजों की संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है, और उसका पूरा मकसद है कि इस अप्रैल के महीने भी इस पर फैसला आ जाए, यानी कि ये केस निपट जाए। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि सुनवाई शुरू हुई है, तो केंद्र सरकार ने भी हलफनामा दायर कर दिया है, जिसमें उसने कुछ सवाल खड़े किए हैं और कुछ मुद्दे रखे हैं कि आस्था पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी सीमा तय करनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें समझ में आई हैं उन बातों से, हलफनामे से। अब यहां पे चर्चा में क्यों है ये मामला? क्योंकि सीधी सी बात है, जो महिलाएं आस्था रखती हैं भगवान के दर्शन में, वहां सबरीमाला में भगवान अयप्पा का मंदिर है। तो भगवान अयप्पा का मंदिर है कहां पे एग्जैक्टली? ये केरल में है, और ये सह्याद्री पर्वत की तरफ अंदर की तरफ है। और खास बात यह है कि साल में कुछ ही महीने होते हैं, कुछ ही समय होता है जहां पे यहाँ पे भक्तों की एंट्री होती है। तो कोई आस्था की वजह से ही दर्शन करने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ लोगों ने तय कर दिए हैं चीजें कि यहाँ पे महिलाओं की जो एंट्री है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? और सबकी नहीं, कि ऐसा नहीं होगी, नहीं होगी। 10 से 50 वर्ष के बीच की महिलाओं की नहीं होगी। जिनका मासिक धर्म चल रहा है, यानी कि पीरियड चल रहा है, उनके लिए यह बात मना की गई है, यानी कि उसके लिए एक उम्र तय कर दी गई है। उससे ज्यादा या उससे कम की बच्चियां और महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। तो यहाँ पे संविधान तो अधिकार देता है समानता का, ये प्रश्न उठता है। फिर केंद्र इस पे अपना रुख रखता है कि यहाँ पर आस्था का मुद्दा है, और इसमें जो चल रहा था वैसे चलना चाहिए, यानी कि उसने जो प्रवेश वर्जित है इस बात को सपोर्ट किया। अब अन्य धर्मों पर इसका असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पारसी धर्म में भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर के इस पर जो फैसला आएगा उस पर असर देखने को मिल सकता है। प्लस
और अन्य धर्मों में भी देखने को मिल सकता है, मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को लेकर के। देखिए, यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और जैसे मैंने आपसे कहा था भगवान अयप्पा का है, और भगवान अयप्पा को लेकर के मान्यता है कि शिव और विष्णु के जो अवतार हैं मोहिनी, उनकी वजह से अयप्पा की उपस्थिति है। और उसके बाद धार्मिक मान्यता ये है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इसी वजह से मंदिर में प्रवेश उन महिलाओं का वर्जित है जिनका मासिक धर्म चल रहा है और उसकी उम्र तय कर दी गई 10 से 50। तो ये कानूनी इतिहास इसमें यह है कि शुरू में इससे मंदिर से संबंधित जो कानून और नियम है उसमें ये बात तय की गई थी, 1965 से संबंधित था कि महिलाओं का प्रवेश इस उम्र से उस उम्र तक के लिए वर्जित है। लेकिन 1991 के दौरान क्या होता है कि उसके पहले ही मामला यह देखा गया कि महिलाएं वहां प्रवेश कर रही हैं, कुछ फोटो भी जारी होती हैं। फिर इस पर मामला यह हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट जो है यह बात स्पष्ट कर देता है कि महिलाओं का प्रवेश वहां पर वर्जित है। लेकिन फिर उसके बाद यह मामला फिर उस पर याचिका डाली जाती है और अंततः सुप्रीम कोर्ट ही ये कहता है 2018 में, जैसे मैंने आपसे कहा, और 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, तो जिसमें से 4-1 से यह फैसला हुआ कि महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। फिर उसके बाद अब आपको याद रखना है कि 1965 का जो केरल हिंदू सार्वजनिक उपासना स्थल प्रवेश प्राधिकरण नियम 1965 है, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को ऐसे समय में जब उन्हें रीति रिवाज के अनुसार उपासना स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है तो नहीं जा सकती हैं। तो अब ये बात पूरी खत्म हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद सवाल, अब लोगों का जाना, मंदिर तक अंदर तक प्रवेश करना, उस पर भी काफी विरोध होता था और उस पर भी फिर पुनर्विचार के लिए चूंकि याचिका दायर की गई थी और फिर उसके बाद ये तय हुआ था कि 9 जजों की बेंच में ये मामला जाएगा। तो 9 जजों की बेंच पे मामला पहुंचाने के बाद अभी तक सुनवाई हुई नहीं थी। अब जो है चीफ जस्टिस इस बेंच के प्रमुख होंगे 9 जजों में और अब सुनवाई होगी। तो केंद्र सरकार ने जो अपना हलफनामा और तर्क दिया था उसने कहा था कि धार्मिक आस्था और सांप्रदायिक स्वायत्तता आवश्यक है। यह सिर्फ लैंगिक समानता का मसला नहीं है, ऐसा नहीं कि महिला पुरुष का यहाँ पे कोई भेदभाव हो रहा है, बल्कि यह आस्था और उनके रीति रिवाज की बात है। और यह भी कह दिया कि जो न्यायिक समीक्षा है को संवैधानिक सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए, धार्मिक मानदंडों को संबंधित समुदायों पर छोड़ देना चाहिए, ये केंद्र सरकार कह रही है। और इसी के साथ ही कुछ सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुके थे जिन पर अब विचार करना जरूरी था इस मामले की वजह से, और उन सवालों में भी कुछ मुद्दे छुपे हैं। एक एक मुद्दे को चलिए समझते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दायरा और सीमा क्या है, ये बात क्यों आती है? देखिए, अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धर्म को मानने का, पालन करने का और प्रचार करने का अधिकार है। तो मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। तो यहां पर इसकी सीमा, दायरा और सीमा क्या है? कोई धर्म को मानता है और दर्शन करने जाना चाहता है तब क्या स्थिति होगी? क्योंकि आर्टिकल 25 आ जाता है, फंडामेंटल राइट है। फिर उसके बाद व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों, अनुच्छेद 26 के बीच क्या संबंध है? देखिए, एक तरफ व्यक्तिगत कोई धर्म को मान रहा है और उसे, अब धर्म को मान रहा है तो उससे संबंधित चीजें फॉलो करना चाहता है, वह आस्था रखता है तो दर्शन करने जाना चाहता है। अब यहाँ पे क्या है कि धार्मिक संप्रदाय हैं, उनके भी अपने अधिकार हैं अनुच्छेद 26 में, वो अपने अनुसार धार्मिक संस्थानों को चला सकते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा यही कि इन दोनों के बीच अगर द्वंद्व होता है तो क्या होगा? फिर उसके बाद, क्या धार्मिक संप्रदायों के अधिकार संविधान के अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन हैं? अब यहाँ पे देखिए क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जहाँ पे धार्मिक संप्रदायों के भी अपने अधिकार वहां पे आ जाते हैं आर्टिकल 26 में। दूसरी तरफ समानता का अधिकार है आर्टिकल 14, जो समानता की बात करता है। तो कौन सा अधिकार किस अधिकार के ऊपर है, ये मुद्दा भी आ जाता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 25-26 में प्रयुक्त नैतिकता का अर्थ क्या है? देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 25-26 में नैतिकता की जो बात कही गई है, अब यहाँ पे नैतिकता का मतलब क्या है? क्योंकि इस मामले में नैतिकता को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक, समाज क्या सोचता है, समाज क्या मानता है, सामाजिक नैतिकता, और एक संविधान के जो हम कह सकते हैं गुण हैं उसके आधार पर संवैधानिक नैतिकता। तो हम किस प्रकार से नैतिकता को देखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद धार्मिक प्रथाओं के संबंध में न्यायिक समीक्षा की सीमा क्या होनी चाहिए, ये भी सवाल है। इन सब सवालों के जवाब अब इस फैसले के साथ ही देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हिंदुओं के वर्ग, अब ये देखिए कि अभिव्यक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। अभी हिंदुओं के वर्ग, ये बात कहां से आई? देखिए, आर्टिकल 25
यहां पे हम ये कह सकते हैं 25(2)(b) है, 25(2)(b) में। अब 25(2)(b) में क्या बात कही गई है कि जो हिंदू संस्थान है वो हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए सरकार खोल सकती है। तो अब यहाँ पे हिंदू का फिर मतलब क्या हो जाएगा, हिंदुओं के सभी वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि एक हम बहुत अलग अलग कानूनी परिभाषाओं या कानूनी सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो हिंदू में तो बौद्ध भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं कुछ सीमाओं में या कुछ कानूनों के तहत अगर हम उन्हें देखने का प्रयास करें, या फिर हम हिंदुओं के वर्ग को भी अगर समझें तो किस तरह से समझें ये स्पष्ट नहीं है, तो वो भी हो सकता है स्पष्ट हो जाए। और उसके बाद ही क्या कोई बाहरी व्यक्ति जो उस संप्रदाय का नहीं है जनहित याचिका के जरिए किसी धार्मिक प्रथा को चुनौती दे सकता है, क्योंकि मामला ये भी है कि मान लीजिए कोई हिंदू है ही नहीं लेकिन वो जनहित याचिका, यानी कि अब जनहित याचिका में कई लोगों के हितों की बात वह कह रहा है और वह याचिका लगाता है अपने से किसी दूसरे धर्म की, यानी कि अपने धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के लिए, और एक तरह से वो बाहरी व्यक्ति हो गया, तो क्या वह याचिका इस तरह से किसी धार्मिक मामले को लेकर के लगा सकता है? इन सारे सवालों के जवाबों को ही सुप्रीम कोर्ट को अब इस पूरे सुनवाई के बाद, अब चूंकि सुनवाई में दोनों पक्षों को सुना जाएगा उसके बाद फैसला आएगा, तो फैसले में ये सवाल बड़े मायने रखते हैं और इनके जवाब मिलने की उम्मीद भी है। तो अभी क्या टाइम स्टैंप रहने वाला है उस बात को समझिए कि याचिकाकर्ताओं को अपनी बात रखने का समय दिया गया है। जो याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ता कौन होंगे? जिन्होंने प्रवेश मांगा है या जिन्होंने प्रवेश के लिए मना किया है? जिन्होंने प्रवेश के लिए मना किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से तो प्रवेश दे ही दिया था, फैसला सुना ही दिया था, फिर पुनर्विचार किस लिए दिया गया था कि प्रवेश को रोका जाए। फिर 14 से 16 अप्रैल तक जो अब प्रथा का समर्थन करने वालों का पक्ष है उन्हें सुना जाएगा। दोनों पक्षों को जब सुना जाएगा फिर उसके बाद में प्रतिवाद और एमिकस क्यूरी की अंतिम प्रस्तुतियां होंगी। एमिकस क्यूरी एक नया शब्द आपके दिमाग में आया होगा, तो एमिकस क्यूरी क्या है? कोई ऐसा वकील है या हम कह सकते हैं एक खास विधि विशेषज्ञ है जिसको सुप्रीम कोर्ट इस तरह से तय कर रही है या बेंच इस हिसाब से तय कर रही है कि आप तटस्थ रहेंगे, आप किसी का पक्ष नहीं लेंगे और ये पूरा जो केस है या ये पूरा जो विवाद है या ये जो पूरा मुद्दा है, इससे जुड़े हुए जो कानूनी मसले हैं या इससे संबंधित जितने भी आयाम हैं या तथ्य हैं या जानकारियां हैं या निष्कर्ष हैं, उन्हें समेट करके यह जो 9 जजों की बेंच है उन्हें देने का काम करेंगे, निष्पक्ष हो, यानी कि किसी के फेवर में रहते हुए नहीं करेंगे। तो एमिकस क्यूरी की अंतिम प्रस्तुति भी इस दौरान हो जाएगी और उसके बाद जल्द से जल्द फैसला आने की भी संभावना है। तो फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे को हमने पृष्ठभूमि से अभी तक के लिए देख लिया है, जान लिया है, मुद्दा कहां से शुरू हुआ था, अभी कहां जा रहा है और कौन सा सवाल खड़े हुए हैं। अब आपके सामने एक सवाल है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक संविधान में है और किस भाग में है। सवाल साधारण सा है, लेकिन यही साधारण सवाल आप अपने आप को रिकॉल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अंतिम बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है आपके सामने आती रहेगी। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है मिस भी हो जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।